हेलो, नमस्कार, जय जोहार। कैसे हैं आप सभी। हमारे एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, एकदम चकाचक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी केमिस्ट्री की एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी, है ना, सीटेट रिलेटेड। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ बचे हुए थे, तो वही क्वेश्चन हमको आज सॉल्व करना है, कंटिन्यू करना है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ, यहाँ तक तो हो गया था। ये रहा आज का पहला सवाल। रीमा अपनी रसोई में काम कर रही है, वह गलती से नमक के डिब्बे में बारीक बालू मिला देती है। इस मिश्रण से शुद्ध नमक को वापस पाने के लिए उसे विज्ञान की किन विधियों के सही क्रम का उपयोग करना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन भी मतलब कल हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उससे रिलेट करेगा, है ना। तो देखिए, ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, तो पहले हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। रीमा अपनी रसोई में काम कर रही है, वह गलती से नमक के डिब्बे में बालू मिला देती है या फिर रेत मिला देती है। तो इस मिश्रण से शुद्ध नमक को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें जल मिलाएंगे। ठीक है, जल मिलाएंगे तो वो क्या होगा, नमक और पानी उसमें अच्छी तरीके से घुल जाएगा। अब घुल जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको फिल्टर पेपर से छान लेंगे। अब छानने के बाद क्या होगा, छानने के बाद हम क्या करेंगे, जो नमक वाला पानी रहेगा, है ना, उसको हम गरम करेंगे। गरम करेंगे तो क्या होगा कि जो पानी वाला ट्रेसेस रहेगा वो भाप बनकर उड़ जाएगा और जो नमक के कण रहेंगे, जो ठोस वाला पार्ट रहेगा, वो नीचे तली में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। पहले जल मिलाना, फिर उसको फिल्टर करेंगे फिल्टर पेपर से, फिर उसका वाष्पीकरण करेंगे। पहले छानेंगे नहीं हो पाएगा। पहले पहले वाष्पीकरण होगा, कैसे पॉसिबल है जब उसमें आप जल ही नहीं मिलाओगे। तो निस्सारण, ये सारी चीजें भी मतलब फेल है। ठीक है, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रहा ये अगला क्वेश्चन। संभारिक यानी कि आइसोबार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है, संभारिक अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। दूसरा क्या बोल रहा है, कैल्शियम, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर 20 और उसका मास कितना है 40। और आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर 18 और मास कितना है 40। संभारिकों का एक आदर्श जोड़ा है। तीसरा क्या बोल रहा है, संभारिकों के रासायनिक गुण पूरी तरह एक समान होते हैं। अब देखिए, दो टॉपिक है इसमें, संभारिक है और आइसोटोप यानी कि समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है लेकिन भार अलग होता है। लेकिन यहाँ संभारिक में क्या बोल रहा है, इसका गुण ये होता है कि एटॉमिक नंबर अलग अलग रहेंगे लेकिन इनका भार यानी कि मास सेम होगा। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। आइसोटोप यानी कि समस्थानिक, इसमें ना भार अलग रहेगा और उनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है। परमाणु क्रमांक समान, मास अलग रहेगा। और आइसोबार में क्या होगा, इसमें एटॉमिक नंबर अलग रहेगा और मास सेम। उल्टा कर देना है, ठीक है। तो इसमें पहला क्या बोला है, संभारिक अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। बिल्कुल सही बोला, जैसे मैंने अभी बताया क्या होता है, एटॉमिक नंबर अलग रहेगा लेकिन उनका मास सेम रहेगा। तो पहला तो बिल्कुल सही बोल रहा है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, कैल्शियम, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 20 और मास कितना है 40। आर्गन क्या बोल रहा है, एटॉमिक नंबर 18 और मास कितना है 40। संभारिकों का एक आदर्श जोड़ा है, बिल्कुल ये भी सही बोल रहा है ना। एटॉमिक नंबर अलग है लेकिन मास इन दोनों का सेम है, तो एक आदर्श जोड़ा प्रस्तुत कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। अब संभारिकों के रासायनिक गुण पूरी तरह एक समान होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी तत्व होते हैं उनका गुण उनके एटॉमिक नंबर पर यानी कि परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है ना। अलग अलग ग्रुप में होते हैं, अलग अलग उनका एटॉमिक नंबर होता है, तो उसके अनुसार उनकी प्रकृति, उनका गुण अलग अलग होता है ना। इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा कहाँ से सही दिख रहा है, तो सी नंबर में है ना, केवल 1 और 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रहा ये क्वेश्चन,
परमाणु की संरचना से संबंधित विभिन्न मॉडलों के बारे में क्या सही है? जे थॉमसन ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, इसमें बल्कि इसमें उप परमाणु कण होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। इन्होंने यह सुझाव दिया था कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नील्स बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो वो लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ये एक कक्षा से किसी दूसरी कक्षा में है ना छलांग मारते हैं, उस स्थिति में ये ऊर्जा एमिट करते हैं। अपने ही चक्कर मतलब एक ही जगह पे जब ये चक्कर लगाते हैं उस स्थिति में ये ऊर्जा एमिट नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही, दूसरा गलत कहाँ पे है? मतलब इसमें दिख रहा है केवल एक सही, तो बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, रासायनिक सूत्रों के निर्माण और उनके अर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। कथन ए बोल रहा है ओजोन के एक अणु का सूत्र O3 है, जो यह दर्शाता है कि यह एक त्रिपरमाणु यानी कि ट्राई एटॉमिक तत्व है। बी बोल रहा है रासायनिक सूत्र 2H2O में आगे लिखा दो यह दर्शाता है कि यहाँ जल के दो अणु मौजूद हैं। तो देखिए पहला कथन क्या है कि ओजोन के एक अणु का सूत्र O3 है, जो यह दर्शाता है कि ये त्रिपरमाणु या फिर ट्राई एटॉमिक तत्व है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु है, इसलिए उसको त्रिपरमाणु कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, रासायनिक सूत्र 2H2O में दो यह दर्शाता है कि जल के दो अणु, इसमें जल के दो अणु मौजूद हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि सामने जो संख्या लिखा रहता है तो पर्टिकुलर जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसकी संख्या कितनी होती है ये उसको दर्शाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा हमारा दोनों सही है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, तत्वों की परमाणुकता के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर चर्चा करें। आर्गन क्या है? एक परमाणु ऑक्सीजन, द्विपरमाणु फास्फोरस यानी P4 यहाँ पे दिया हुआ है, वो चतुष्परमाणु होता है। तो मतलब सही जोड़ी के फॉर्म में ये दिया हुआ है, तो सही जोड़ी है या नहीं वो देखना है। तो आर्गन है एक परमाणु होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आर्गन का साइन देखिए AR, सिर्फ सिंगल फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो एक परमाणु है, ये भी सही है। और क्या होता है ये होता है नोबल गैस के अंतर्गत, यानी कि अक्रिय गैस होता है। ठीक है, तो आर्गन वो वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन O2 द्विपरमाणु है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन के कितने यहाँ मॉलिक्यूल दिख रहे हैं हमको, कितने अणु दिख रहे हैं? यहाँ पे दो दिख रहे हैं, तो द्विपरमाणु, ये भी बिल्कुल सही है। फास्फोरस P4 यहाँ पे दिख रहा है ना चतुष्परमाणु, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा तीनों सही है। उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों सही सुमेलित हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, थॉमसन के परमाणु मॉडल यानी कि इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था के बारे में क्या सत्य है? परमाणु में धनावेशित बादल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह धसे हुए होते हैं। यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की सफल गणितीय व्याख्या करने में पूरी तरह सक्षम रहा। तो देखिए थॉमसन ने उन्होंने क्या दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, है ना। तो परमाणु में धनावेशित बादल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह धसे हुए रहते हैं। ये बिल्कुल कथन ये वाला सत्य है। जैसे मान के चलिए तरबूज का टुकड़ा है, ठीक है, तो इसमें धनावेशित बादल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बीच में, जो तरबूज के बीज जैसे बीच में होते हैं ना, बीच में फंसे हुए रहते हैं बीच बीच में, उसी तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह धसे हुए होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, यह परमाणु मॉडल के स्थायित्व की सफल गणितीय व्याख्या करने में पूरी तरह सक्षम रहा है। ये कथन असत्य है या गलत हो जाएगा, क्योंकि यह पूरी तरीके से इसकी सफल व्याख्या करने में सक्षम नहीं रहा। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो सही विकल्प चुने, केवल एक सही। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा कथन यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। निलंबन यानी कि सस्पेंशन एक समांगी मिश्रण है जिसके कण नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। दूसरा क्या है, कोलाइड दिखने में समांगी लगता है लेकिन वास्तव में यह विषमांगी होता है। अब देखिए निलंबन में क्या होता है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल अगर चौक चौकी ले लीजिए,
उसको आप पानी में घोलोगे, घोलने के बाद कुछ देर के बाद छोड़ दोगे तो क्या होगा, उसके जो मोटे मोटे कण रहते हैं वो नीचे तली की ओर बैठने लगते हैं। और इसमें निलंबन का मतलब वही होता है। तो निलंबन एक समांगी मिश्रण है जिसके कण नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। तो निलंबन एक समांगी मिश्रण नहीं होता है। समांगी का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरीके से पानी में घुल जाए। फॉर एग्जाम्पल चीनी का पानी या फिर नमक का पानी। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि कोलाइट दिखने में समांगी लगता है लेकिन वास्तव में यह विषमांगी होता है। तो ये बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दूध और पानी है ना, उसका मिश्रण हो गया या फिर कोहरा हो गया, ये सारी चीजें ऐसा लगता है कि दोनों मर्ज हुए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। भ्रम की स्थिति जैसी स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। तो कोलाइट दिखने में समांगी लगता है, हाँ दिखता है। जैसे दूध ही आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पूरी तरीके से उसमें घुला हुआ है, लेकिन अगर आप इसमें टिंडल प्रभाव देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन वो विषमांगी होता है। तो ये दोनों मतलब कि पहला तो गलत है और दूसरा सही है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, न्यूट्रॉन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। न्यूट्रॉन एक उप परमाणु कण है जो उदासीन होता है। ये तो बिल्कुल सही है कि न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। पहला तो बिल्कुल सही बोल रहा है। इसकी खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। ये भी सही है, इसकी खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी। हाइड्रोजन के सामान्य परमाणु में एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन के सामान्य परमाणु यानी कि प्रोटियम है ना, उसके तीन आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो उसका जो प्रोटीन मतलब पहला होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पाया जाता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये सही है और ये सही है। तो सही विकल्प चुने, तो इसमें बोल रहा है आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल एक और दो दोनों बस सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, तत्वों और यौगिकों के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कथन ए क्या बोल रहा है, तत्वों को रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता। बी क्या बोल रहा है, यौगिकों को भौतिक विधियों द्वारा उनके मतलब यौगिकों को भौतिक विधियों द्वारा उनके घटक तत्वों में अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पे कथन ए देखिए, तत्वों को रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि तत्व सबसे छोटे होते हैं ना, शुद्ध रूप में होते हैं, उनको और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सरलतम रूप में होते हैं। अब कथन बी क्या बोल रहा है, यौगिकों को भौतिक विधियों द्वारा उनके घटक तत्वों में अलग किया जा सकता है। ये गलत है। उनको अलग करने के लिए, यौगिकों को अलग करने के लिए हम रासायनिक विधियों का उपयोग करते हैं। भौतिक विधियों जैसे कि छानना हो गया या वाष्पीकरण हो गया, इनके द्वारा उनको अलग नहीं किया जा सकता। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, पहले भी ऑप्शन दिख गया, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, रासायनिक संकेतों के संबंध में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। कथन एक बोल रहा है कि तत्वों के प्रतीकों का पहला अक्षर हमेशा बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर में और दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। कथन दूसरा है, कुछ तत्वों का प्रतीक उनके लैटिन, जर्मन या ग्रीक नाम से बने हैं, जैसे पोटेशियम का प्रतीक के। ठीक है, तो पहला कथन क्या बोला, तत्वों के प्रतीकों का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, दूसरा स्मॉल लेटर में। ये कथन बिल्कुल सही है। जैसे आप कोई भी एटम रहेगा, उसका अगर आप संकेत देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम ले लो या फिर हीलियम ले लो, लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे सोडियम हो गया है ना, इसका संकेत ये है कैपिटल लेटर, पहला पहला जो है वो कैपिटल लेटर में और दूसरा क्या है, स्मॉल लेटर में है। तो इसलिए ये इसका आंसर ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन, जर्मन या ग्रीक नामों से बने होते हैं, जैसे पोटेशियम का प्रतीक के। ये भी बिल्कुल सही है, जैसे कि पोटेशियम हो गया या फिर सोडियम हो गया, ये क्या होते हैं, इनके ग्रीक, जर्मन या लैटिन नाम, इनके थ्रू इनका जो संकेत होता है वो रखा जाता है। जैसे कि पोटेशियम को हम क्या बोलते हैं, इसका जो पोटेशियम वो कैलियम से रिलेट करता है, उसके बेस पे इसको नाम दिया गया है ना, कैलियम। और पोटेशियम नाइट्रियम बोला जाता है उसको। पोटेशियम नाइट्रियम से रिलेट करता है, यानी कि नाइट्रियम के बेस पे उसको Na नाम दिया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही बैठ रहा है। कथन एक और दो दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला रहा ये सवाल, एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित कथन लिखता है। कथन ए, तत्व केवल एक प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। बिल्कुल सही है। तत्व सबसे सूक्ष्मतम यानी कि सबसे सरलतम रूप होता है, सबसे शुद्ध होता है और एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है। तो पहला तो बिल्कुल सही बोल रहा है। कथन भी जल एक तत्व है, ये बिल्कुल गलत है। हमने पहले भी जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, जल क्या है, एक यौगिक है ना। और जल क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में यानी कि दो या दो से अधिक प्रकार के जो पदार्थ है, तत्व होते हैं, उनसे मिलकर के बने होते हैं। तो जल क्या है, एक यौगिक है, ना कि तत्व। ठीक है, तो पहला सही है और दूसरा गलत है। यहाँ पे ये रहा ऑप्शन, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये रहा, एक शिक्षक कक्षा में दो पदार्थ दिखाता है, वायु और जल। कथन ए बोल रहा है वायु का संगठन स्थान स्थान पर बदलता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अलग अलग जगह पे वायु का संगठन अलग अलग मतलब स्थिति के अनुसार बदलता है। जैसे कहीं पे फॉर एग्जाम्पल प्रदूषण ज्यादा रहेगा तो वहां पे CO2 का मात्रा ज्यादा रहेगा। वायु क्या एक प्रकार का मिश्रण है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के मिश्रण का निर्माण करते हैं, लेकिन उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है ना। तो वायु का संगठन स्थान स्थान पर बदलता है, ये तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्या है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। वाटर, वाटर क्या है, एक प्रकार का यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही यहाँ पे दिख रहा है, तो ए में ही हमको आंसर दिख जा रहा है, दोनों सही है। ठीक है, तो इतना था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। और ठीक है, तो अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू।